आप सभी लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि जो हमारे महान्यायवादी हैं, केंद्र सरकार ने इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कौन है हमारे महान्यायवादी? के वेणुगोपाल साहब। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि महान्यायवादी से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं तो कम से कम अपने महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, इस तरह के जो भी पद हैं इनके बारे में मालूम तो होना चाहिए। और यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल बढ़ाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सन 2020 में वेणुगोपाल के पहले कार्यकाल को बढ़ाया गया था। ठीक है। और वेणुगोपाल को सन वर्ष 2017 में भारत का 15वां महान्यायवादी बनाया गया था। कब? सन 2017 में। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था, जो 2014 से लेकर 2017 तक महान्यायवादी रहे थे। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में वह लंबित कई संवेदनशील मामलों में सरकार के कानूनी बचाव की कमान संभाले हुए हैं। कौन? वेणुगोपाल साहब। और संविधान के अनुच्छेद 370, आप जानते हैं कि कोर्ट में है ये मामला। संविधान, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। 370 जब वहाँ से हटाया गया तो कुछ लोग उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय चले गए थे। और आप जानते हैं कि एक नागरिक संशोधन अधिनियम भी है, इसे भी आप जानते हैं कि कोर्ट में है, को निरस्त करने की चुनौती भी शामिल है इसमें। ठीक है। तो ये क्या रहेगा कि कानूनी मामला जो भी रहेगा केंद्र सरकार की तरफ से महान्यायवादी अपने पक्ष रखता है। अगर हम लोग इनके परिचय के बारे में देख लें, अगर पॉइंट कुछ, तो भारत का महान्यायवादी, जिसे आप लोग शॉर्ट में एजी भी कह देते हैं, संघ या फिर संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है। और एजी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं जिस तरह से आप लोग वकील रखते हैं ना, उसी तरह से केंद्र सरकार महान्यायवादी को रखे हुए अपना कानूनी पक्ष रखने के लिए, इस तरह के मामले देखने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया महान्यायवादी का, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो जो आपका संविधान का अनुच्छेद 76 है, 76, ये भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। तो इस आर्टिकल को आप लोग याद रखिए। इनकी नियुक्ति में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? सरकार, यानी कि मंत्री परिषद की। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य हो। कहने का क्या मतलब है कि महान्यायवादी कौन बन सकता है, उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उसके पास ये योग्यता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य होना चाहिए। ठीक है। अर्थात आप देखेंगे कि वह भारत का नागरिक हो और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। या फिर आप देखेंगे कि किसी उच्च न्यायालय में वकालत उसने 10 साल का अनुभव प्राप्त किया हो। या फिर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। तो इस तरह की योग्यता जिसके पास भी होगा उसे महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद, यानी कि सरकार की। इसके कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका कार्यकाल संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के एक तरह से आप कह सकते हैं प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति साहब चाहें। इसके निष्कासन की अगर हम बात करें तो महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताया गया है। संविधान में इसे हटाने की कोई बात नहीं की गई, कोई प्रावधान नहीं रखा गया। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उसे हटाया जा सकता है। तो आप समझिए कि राष्ट्रपति जब चाहे सरकार उसे हटा सकती है और जब चाहे नियुक्त कर सकती है। इसके काम और अगर हम लोग कर्तव्यों की बात करें कि महान्यायवादी के काम क्या क्या होते हैं, तो इसके काम है ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। और भी काम है इसके कानूनी रूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार
से संबंधित हैं, सर्वोच्च न्यायालय या फिर आप देखेंगे किसी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। और संविधान के अनुच्छेद 143 143 सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है कौन? महान्यायवादी। और संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन भी करना, ये सभी काम क्या हैं? महान्यायवादी के। ठीक है। इसके अधिकार और अगर हम लोग सीमाओं की बात करें तो इसके अधिकार और सीमाओं में आप देखेंगे वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उसकी संयुक्त बैठक और संसद के किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है। और वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वहाँ बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन उस पर मतदान यानी कि वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसका सदनों का सदस्य नहीं है। ठीक है। वह उन सभी विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होती है। संसद सदस्य की बात आती है, लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। भारत में सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं। और महाधिवक्ता आप देखते हैं कि जो राज्यों से संबंधित होता है, इसको आप लोग आर्टिकल 165 में संबंधित है आपका। जो केंद्र में आप देखते हैं कि महान्यायवादी, उसी तरह महाधिवक्ता आपका कहाँ होता है? राज्यों में। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 165 में। इतने पॉइंट मुझे लगता है कि आप लोग याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बनते रहते हैं, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो। ठीक है। सभी के बारे में इन पॉइंटों में याद रखिएगा।